हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स पढ़ा रही थी। तो उसका आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं या आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के आई थी जो इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप लोग एंड तक देखिएगा। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरी जो बुक है आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स की, वो सारे इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है, आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भी करवाइए। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसकी जो लेक्चर्स की वीडियो मैंने डाली है वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, और कुछ क्वेश्चन जो वहाँ पर नहीं है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूंगी आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। हार्डवेयर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, यूज़र हो जाता है, डेटा हो जाएगा और कनेक्टिविटी। ये 5 एलिमेंट होते हैं जो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम के होंगे। तो इन पाँचों की सहायता से ही कंप्यूटर मिलकर के पूरा कार्य करता है और वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद इसके विभिन्न प्रकार जो होते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को कि किस किस तरह के होते हैं। एक फिगर भी, आप वो फिगर भी बना सकते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर एक बार में ही समझ जाएगा कि आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझ में आता है क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस हो जाएगा कि जो उद्देश्यों के अनुसार होता है, उपयोग के अनुसार, उपयोग की जाने तकनीक के अनुसार, आकार और भंडारण क्षमता और ऐतिहासिक प्रगति, जिसमें जनरेशन सारी दे रखी थी। ये आ जाएगा आप लोगों का ये कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। तो 5 जनरेशन है, पांचों को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उनकी विशेषताएं भी लिखी हुई है पांचों की अलग अलग, और साथ ही उनके फिगर्स भी मैंने आप लोग दिखाए थे कि अच्छे से आप लोग को याद रहे वो चीज़ें कि किस में किस चीज़ का यूज़ हुआ था। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था और पंच कार्ड। थर्ड जनरेशन की बात आती है तो वहाँ पर आईसीज इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वो विकसित होती गई। फोर्थ श्रेणी में जो वीएलएसआई हो गई थी, जो थर्ड श्रेणी थी वहाँ पर एसएसआई और एमएसआई का यूज़ हुआ था, और जो फोर्थ श्रेणी थी वहाँ पर वीएलएसआई हो गई थी। अगर आपने जो है पढ़ी होगी मेरी जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है तो उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग जाकर के अच्छे से समझ लीजिएगा डिटेल में से। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में सारी पीढ़ियों के बारे में बताना है जो 5 पीढ़ियां हैं। उसके बाद आ जाता है इनपुट आउटपुट उपकरण क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करिए। जो सेकंड चैप्टर आप लोगों का है उसमें से क्वेश्चन है। इसमें से कई शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग के निकलते हैं। ये पूछ सकता है अलग से कि इनपुट उपकरण क्या है या आउटपुट उपकरण क्या है, या अकेले अलग अलग चीज़ों को पूछ देगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है, 4 भी उदाहरण आप दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, जितने भी आप लोग को याद हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आप लोग का आंसर अच्छे से हो जाएगा। कीबोर्ड के बारे में है, माउस है, प्रिंटर क्या है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने अपनी वीडियोस में, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा जिससे कि आप लोग के बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? वर्तमान में इसके लाभ और हानियों को बताइए। कि इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था। तो आप लोग का जो चैप्टर नेटवर्किंग या इंटरनेट जो चैप्टर 3 है वहाँ से क्वेश्चन है। तो इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1969 में जो अमेरिका का रक्षा विभाग था उसने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जिसे कि अफ्रानेट भी कहा जाता है, वहाँ से हुआ था। उसके बाद अगर इसके विकास की बात करें तो जो टिम बर्नर्स ली थे उनको दिया जाता है इसके विकास का श्रेय। और अगर भारत में बात करें कि कब से स्टार्ट हुआ था, 1995 से स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? बीएसएनएल ने किया था। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद इसके लाभ और हानियाँ काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वीडियोस में देख लीजिएगा। लाभ आप लोग को सभी पता है कि इसके क्या क्या जो है लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और इसकी हानियाँ तो 2 ही 3 है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचना प्रणाली के व्यावसायिक अनुप्रयोग क्या है? तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। हर क्षेत्र में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सूचनाओं की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए भी और वर्तमान को सुधारने के लिए भी। तो यहाँ पर लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि व्यावसायिक अनुप्रयोग बिजनेस एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या आवश्यकता होती है। तो आज के टाइम में अगर बात करें ना तो सही ढंग से तो पूरा का पूरा बिजनेस टिका ही हुआ है इंफॉर्मेशन पे। कि जो मेन होता है बिजनेस को चलाने वाला या बिजनेस के लिए जिसकी जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कस्टमर होता है। कस्टमर क्या चाह रहा है, जैसा कस्टमर चाह रहा है आप वैसा ही अगर बना करके प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे तब तो आपका बिजनेस चलेगा। पहले के टाइम में क्या होता था, कंपनीज कम थी, प्रोडक्ट्स कम थे, तो क्या होता था जो भी प्रोडक्ट बन करके आता था हमको वही यूज़ करना पड़ता था। अगर आज हम बात करें एक सोप में या एक जो है जो फेस वॉश होता है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो अनलिमिटेड कंपनीज हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट हैं, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग है। तो वहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं, वहाँ पर क्या आगे स्कोप है, कितनी ज़्यादा आपको प्रोडक्ट बिकेगा, कौन कौन सी फ्यूचर में
कौन कौन सी समस्याएं प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको आप सुलझा रहे हैं। मेन होता है बिजनेस चला रहे हैं तो सबसे पहले ये होता है इंपॉर्टेंट कि आप क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है कि कस्टमर को क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवसायिक अनुप्रयोगों की, इसको आप इसी तरह से अपने आंसर में एक्सप्लेन करके समझाइएगा तो आपका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे आप। फिर आ जाता है इसके अगर पॉइंट्स की हम बात करें कि कौन से पॉइंट्स आपके बनेंगे, तो पहला हो जाएगा कि नए उत्पादों सेवाएं, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि जब नए नए प्रोडक्ट आप मार्केट में आते हैं या जो नई सेवाएं आप दे रहे हैं तो कस्टमर को कैसे पता चलता है। जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना आप लोग, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये भी मार्केट में आया है, तभी तो हम जाकर के डिमांड करते हैं, उसको परचेस करते हैं। फिर आ जाता है सूचना संग्रहण, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। इसमें रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके भी रखा जाता है कि जो फ्यूचर में आगे जो हम प्लानिंग तैयार करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है पास्ट की वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। जो आंकड़े होते हैं या जो भी डेटा रखा जाता है उससे हम ये पता कर पाते हैं कि इतने कस्टमर्स थे, ये प्रॉब्लम थी, उसको इस तरह से उसकी प्लानिंग करी गई थी, कितनी वो सक्सेसफुल रही थी, उसका एवेल्युएशन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करके रख सकते हैं। फिर आता है सरलीकृत निर्णय लेना, सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग, कि जो डिसीजन मेकिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि सही टाइम पर सही डिसीजन को लेना कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है या इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इसको आसान बना देता है। अगर हमको सही सूचनाएं मिलेंगी तो हम सही निर्णय भी ले पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज। तो इसमें रहेगा कि जो कर्मचारी होते हैं, कि जो प्रबंध है और कर्मचारी हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करें, वो भी डिपेंड कर जाता है कि आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन का, सूचनाओं का सही कम्युनिकेशन हो सके। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों एक साथ जुड़े ही रहते हैं। समझ लीजिए कि सही टाइम पर इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँचेगी तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके कि व्यावसायिक अनुप्रयोग की क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जब आप लिखिएगा तो पहले आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में समझाइएगा, उसके बाद यहाँ पर आप आगे दिखाइएगा कि किस तरह से बिजनेस में वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीआई क्या है, इसके लाभ और हानियों को बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि एडीआई क्या है या इसके लाभ या हानियों को अलग अलग, और एक आपका कंबाइंड जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इससे आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो संस्था है, जो संगठन है, उसकी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या हो जाता है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान। इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो बीजक हो जाएगा जिसे इनवाइस बोला जाता है, परचेज ऑर्डर है, शिपिंग अनुरोध, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब इसके लाभ की अगर हम बात करें कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज रहे हैं, वहाँ पर किसी कागज़ की, उसकी प्रिंटिंग की, स्टोरेज की, फाइलिंग की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपके पास जो है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से परचेस करिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब अगर आप परचेस करिए तो जो इनवाइस आता है तो आपके पास उसी में ही मेल आ जाती है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही तो आप लोग के पास वो चीज़ आ रही है। फिर आ जाता है यथार्थता, एक्यूरेसी भी रहती है इसमें। छोटा प्रशंस्कर जीवन चक्र, शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, इसकी प्रोसेसिंग का साइकिल बहुत ही कम रहता है, यानी कि ट्रांसफ़र करने में कम समय रहता है। फिर रहता है डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा, जो भी डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो आसानी से हम उसे शेयर कर सकते हैं। फिर आ जाएगा कागजी कार्रवाई में कमी, रिड्यूसिंग इन पेपर वर्क, पेपर वर्क तो कम करता है। कंप्यूटर से जितना भी काम होता है धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मानवीय रूप से अगर आप देखें कि 10 लोग मिलकर के किसी काम को करते थे तो आज के टाइम में एक अकेला कंप्यूटर उस काम को कर देता है। तो एक तरफ से देखें तो थोड़ा सा इसका नुकसान भी हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एक्यूरेसी के साथ बढ़ रहा है। क्या मैनुअली काम करने में समय भी ज़्यादा लगता था, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से समय भी कम लगता है। फिर आ जाता है मानक संचार, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, व्यावसायिक दक्षता, सुरक्षा, सिक्योरिटी भी रहती है, क्योंकि यानी कि इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका पालन किया जाता है। यानी आपका डेटा कोई और जो है एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहें। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें इसकी हानियों की कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो एक्सपेंसिव रहती है क्योंकि पूरा सिस्टम सेटअप आपको बनाना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव रहेगी। टू मेनी स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे मानक होते हैं, अपडेट्स होते हैं, सारी चीज़ों को आपको पालन करना पड़ता है। समय लेने वाली, टाइम कंज्यूमिंग भी रहती है क्योंकि पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। जब स्टार्ट कर रहे हैं आप तो स्टार्टिंग में पूरा आपको सेटअप बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है।
फिर आ जाता है सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा। सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या रहेगा कि हैकिंग वगैरह इन सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उसको साथ भी ये डिपेंड रहता है कि जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो सुरक्षित है या नहीं। उचित बैकअप, प्रॉपर बैकअप रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर में होगा। अगर वायरस आ गया या किसी तरह फॉर्मेट हो गया तो क्या होगा, सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। जब आपके पास मैनुअली वो चीज़ डॉक्यूमेंट के तौर पर अलग जो है कागज़ में हार्ड कॉपी है, तो उसको सेव करके आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर में ही है और कंप्यूटर में किसी तरह से कोई फॉर्मेट हो गया या फिर जो है वायरस आ गया जिससे आपका सारा डेटा डिलीट हो गया, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रह जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी हानि होगी या डिसएडवांटेज के हैं तो ये हो जाती हैं ईडीआई की लाभ और हानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। डीबीएमएस फुल फॉर्म होगी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो डाटा होता है, यानी कि जो पूरा डेटाबेस होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। उसको बनाने से लेकर के उसको जो है सही ढंग से रखना, उसको डिलीट करना, तो ये सारा काम जो करता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को क्रिएट करने, मैनेज करने, कंट्रोल करने, डिलीट करने और अपडेट करने, ये सारा काम करता है ये सॉफ्टवेयर। तो वो हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, उसके मैनेज करने वाले व्यक्तियों का समूह जो होगा उसे कहा जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीएस कहते हैं। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें कि क्या इसके लाभ होते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का बेकार का या फालतू डेटा नहीं रहता है। जितना भी डाटा होता है वो केंद्रीकृत होता है। फिर आ जाएगा कुशल अपडेशन होता है, आसानी से हम उसमें कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। मानक प्रवर्तन यानी कि स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट, तो इसमें क्या रहता है कि जो जितना भी डेटाबेस होता है उस तक जो डीबीएस, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो इसको व्यक्तियों का समूह जो उसको मैनेज करता है, एक मानकों के अनुसार ही काम करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह से कार्य करना आसान हो जाता है। फिर आ जाता है कि सेफ्टी रहती है। इसमें डेटा जो होता है वो एक रूपता रहती है, यानी कि अलग अलग तरह का बिखरा हुआ नहीं रहेगा। इसमें ये रहता है कि आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो ये जो डेटा होता है वो डीबीएस जो होते हैं उनके नियंत्रण में रहेगा। सिंप्लीफाइड अप्रोच की आसानी से यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी क्या हो जाते हैं, इसके लाभ हो जाएंगे। अब आते हैं इसके दोष या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन है, इसको चलाना उसमें स्वतंत्रता इतनी नहीं रहती, क्योंकि डीबीएस की क्या होगा, अधीन रहेगा, उनके कंट्रोल में रहता है, इसलिए क्या होता है, इस पर थोड़ी सी कठिनाई रहती है। फिर आएगा सॉफ्टवेयर की अधिक लागत, हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर वाली बताया मैंने, ये एक तरह का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो इस पर थोड़ी सी लागत भी रहेगी। हाई हार्डवेयर कास्ट, क्योंकि इसमें रहता है कि डाटा ज़्यादा रहता है, अधिक रहता है, तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी वाले हार्डवेयर की भी आवश्यकता रहती है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, हाई कन्वर्सेशन कॉस्ट रहती है। डेटा सुरक्षा सिक्योरिटी में भी रहता है। आजकल तो आप चाहे जितना ज़्यादा सिक्योर रख लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है हैक हो ही जाता है, कुछ ना कुछ अनाधिकृत एक्सेस हो ही जाता है। रह जाता है संगठन आलोचनीयता, तो ये सब हो जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दोष या फिर अवगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई कॉमर्स की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके गुण एवं हानियों को बताइए। तो ई कॉमर्स क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर जो है सर्विसेज है जो ऑनलाइन जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, वो सब क्या कहलाती है, ई कॉमर्स में ही आती है। ई कॉमर्स की ही वजह से ही, ई कॉमर्स के जरिए ही हम आज के वक्त में ऑनलाइन चीज़ों को, वस्तुओं को, सेवाओं को खरीद और बेच सकते हैं। तो वो हो जाता है ई कॉमर्स। और किसके आवश्यकता होती है, कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है मेनली। और साथ ही अगर हम कहें कि किसके ज़रिए ये पॉसिबल हो पाया है, तो इलेक्ट्रॉनिक ईडीआई, जिसे अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और साथ ही इसमें दूसरा चीज़ रहती है ईएफटी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट भी तो करते हैं, आपको सीओडी की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन आप आज के टाइम में तो ज़्यादातर सब पेपरलेस हो चुका है, तो इस वजह से हम ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन भी करते हैं। तो इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि मुद्रा व आंकड़ों का लेन देन भी शामिल किया जाता है, और साथ ही वस्तुओं और सेवाओं को जो हम परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। आज के टाइम में जो ऑनलाइन शॉपिंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है क्रेज़ सभी में, तो किसके माध्यम से हो पाया है, वो हो पाया है ई कॉमर्स के ही माध्यम से। जो अलग अलग एप्लीकेशंस चल रही है ई कॉमर्स की ही का ही तो एक एग्जांपल है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, मिंत्रा है, ये सब के अलग अलग चीज़ों की है। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाया है, ये सब किस में आ जाएगा, ई कॉमर्स में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि इसके क्या जो है गुण और हानियाँ होती हैं, तो पहला हो जाएगा इसमें इसके लाभ या गुण, वैश्विक पहुंच, ग्लोबल रीच।
आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी जो फ्लिपकार्ट पर अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हो सकता है वो सेलर कहीं बहुत ही दूर बैठा हो, बैंगलोर है या कहीं कर्नाटक है, कहीं का भी सेलर हो सकता है जहाँ से आप उस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से वो चीज़ समझिए पैक होकर आपके तक आ जाती है। तो कैसे आ पाती है, जिसकी अलग-अलग चेन होती है, जो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी पूरी-पूरी चेन बनी होती है। तो उसमें उनका फैला रहता है पूरा अपना, लेकिन वो पॉसिबल किसके माध्यम से हो पाया, एक प्लेटफ़ॉर्म कहाँ से मिला? वो प्लेटफ़ॉर्म मिला ई-कॉमर्स से। दूसरा आ जाता है स्केलेबिलिटी, कि आप अपने बिजनेस को जो क्रेता विक्रेता हैं दूर तक पहुंच हो जाती है, कहीं पर भी बैठ करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। 24 आवर्स यानी कि 24/7 घंटे उपलब्धता यहाँ पर ये रहता है कि 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं, सातों दिन उपलब्ध रहती हैं। ऐसे रहता है कि जो मार्केट होती है एक ना एक दिन तो बंद रहती है, लेकिन ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो 24 घंटे चलता रहता है, सातों दिन चलता है, किसी भी दिन बंद नहीं रहता। फिर आ जाता है लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑनलाइन स्टोर की स्थापना और चलाने की लागत क्या होती है, काफ़ी कम आती है। आप कहीं शॉप खोलिएगा तो शॉप में जो चला रहे हैं उसमें आपको रेंट देना पड़ेगा उसका, साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली का खर्चा, ये सब देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको लोगों को रखना पड़ेगा, बहुत से खर्चे आते हैं। ऑनलाइन अगर आप स्टोर चला रहे हैं तो आप अपने कमरे में बैठ करके भी वहाँ से काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर ऑफिस होना ज़रूरी भी नहीं है। ऐसे कि मीशो की अगर बात करें तो बहुत छोटे छोटे लोग भी अपना काम वहाँ पर शुरू कर पाते हैं, जिनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा उनके पास कैपिटल नहीं होती, कम पैसे से भी वो शुरुआत कर सकते हैं। ऑनलाइन की अगर बात करें तो आज के टाइम में जो छोटे छोटे जो है बिजनेस हैं, जो कि नॉर्मली चलाना बहुत मुश्किल हो पाता था, लेकिन ऑनलाइन के ज़रिए आसानी से चलाया जाता है। अगर हम बात करें स्विगी या ज़ोमैटो की, तो बहुत छोटे-छोटे जो जिनकी छोटी-सी कार्ट है, वो भी इस पर आ चुके हैं ज़ोमैटो या स्विगी पर। तो कैसे पॉसिबल हो पाया? ऑनलाइन माध्यम से, ई-कॉमर्स की वजह से। फिर आ जाता है कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता, कि हमारे पास लिबर्टी है कि कहीं पर भी बैठ के हम काम कर सकें, क्योंकि हर जगह अब इसकी पहुँच हो गई है। फिर आता है गैर नकद भुगतान, नॉन कैश पेमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप कैश पेमेंट करिए, आप पैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, आप नेफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर हम जो इस पे बात करें जो शॉपिंग ऐप्स होती हैं, तो वहाँ पर तो हम लोग का पेटीएम भी चलता है, या अलग-अलग जो ऐप्स हैं वो भी चलते हैं, तो किसी भी माध्यम से हम इस पे पेमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है, निजीकरण अनुकूलन है, बेहतर बिक्री है कि सेल्स बढ़ जाती हैं, सपोर्ट मिलता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट और सिंपल एंड फास्ट। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, लाभ होते हैं। इसको बहुत क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये आपके। अगर हम कस्टमर्स के स्पेशली देखें, ग्राहकों को कौन सा लाभ होता है, तो कहीं पर भी बैठ करके हम आसानी से दूसरी वस्तु को खरीद सकते हैं। हम राजस्थान नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ की जो स्पेशलिटी उसको हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि आसानी से बहुत से विकल्प, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास, कि जितना भी चाहें आप आपस में प्राइस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एक ही चीज़ पड़ी होती है फ्लिपकार्ट पे, लेकिन उसके क्या होते हैं, सेलर कई एक होते हैं जिससे में उनका प्राइस का भी डिफरेंस रहता है। तो आप पास ऑप्शन रहता है कि आप आसानी से बेस्ट प्राइस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारे हो जाते हैं लाभ जो कि ग्राहकों को मिलते हैं, समाज को भी लाभ होता है। तो ये हो जाता है आप लोगों का ई कॉमर्स से क्या लाभ होता है। अब इसकी हानियाँ देख लेते हैं कि क्या हानियाँ हैं। इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत, जो स्टार्टिंग करते हैं हम, तो वहाँ पर इसके एप्लीकेशन में थोड़ी सी ज़्यादा लागत आती है, कि उस जो भी एप्लीकेशन के थ्रू आप कर रहे हैं, अगर आप अपना खुद का ऐप बना रहे हैं तो उस ऐप की भी क्या होती है, कॉस्ट आती है, फिर मंथली पेमेंट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। नॉलेज, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि अब तो काफ़ी नॉलेज हो चुकी है लोगों को। स्टार्ट जब हुआ था तो इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। स्टार्टिंग में आप लोग ऑनलाइन चीज़ों को परचेज़ करने में थोड़ा सा लोग डरते थे। अब तो ज़्यादातर जो है सब ऑनलाइन परचेज़ करने लगे हैं, वो डर नहीं रहा है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर काफ़ी टाइम तक लोगों में एक डर था। अभी भी बहुत लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते हैं, वो कैश पेमेंट करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आ जाता है यूज़र रेसिस्टेंस, उपयोगकर्ता की प्रतिरोध, कि अगर हम नहीं चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमें इतना ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था इन एप्लीकेशंस पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। कस्टमर जब ट्रस्ट करेंगे तभी उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। सुरक्षा, गोपनीयता, भेद्यता, परस्पर संबंधों का अभाव, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, पूरी का पूरा डिपेंड ही करता है इंटरनेट पे। एक दिन के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या होता है, सारे काम बिल्कुल बंद हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर होना चाहिए, गैर एकीकरण, गैर संगत, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ई कॉमर्स की हानियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसी में ही पूरा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ई कॉमर्स का पूरा समरी देने की कोशिश करी है, कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को लिख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी है, एंड तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लाभ एवं हानि क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग, पहले के टाइम में जो मार्केटिंग होती थी तो कैसे होती थी, पेपर में आप लोग देखते थे कि पेपर में जो है ऐड निकलते थे, या जगह जगह पर पोस्टर्स लगे देखते थे, बैनर्स लगे देखते थे, घरों
में न्यूज़पेपर में कभी-कभी साथ में पम्फलेट्स आते थे, ये सारी चीज़ें आप देखते थे। लेकिन आज के टाइम में आप क्या है, जब आप मोबाइल पर कुछ भी देख रहे हैं या वीडियो ही देख रहे हैं तो बीच में क्या होता है, एड्स चलते हैं। साथ ही जो है अगर आप कहीं पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो कुछ पॉपअप एड्स आते हैं, साथ में वहाँ पर चलते हुए एड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, आज के टाइम में जो मार्केटिंग होती है वो कैसे होती है, डिजिटल होती है। इंटरनेट है उसके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो हो जाता है आप लोगों का डिजिटल मार्केट। अगर इसमें बात करें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ईमेल है, यूट्यूब पर है, ब्लॉग होते हैं, सोशल नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया है। तो ये सब हो जाता है आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग, कि कैसे हम जो वस्तुएं हैं, अपनी सेवाएं हैं, उनके बारे में लोगों को डिजिटली बता रहे हैं, वो हो जाता है आप लोगों का डिजिटल मार्केट। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके लाभ एवं हानि क्या है। तो अगर लाभ की बात करें, इसके डिजिटल मार्केट के क्या लाभ हैं, सबसे पहले आ जाता है विशाल दर्शक, अनलिमिटेड यहाँ पर जो है ऑडियंस रहती है कि कितने लोगों तक आप कोई बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं तो क्या है, लिमिटेड लोग ही उसे देख पाएंगे। लेकिन मोबाइल पर अगर आपके कोई ऐड आ रहा है किसी चीज़ का, कोई भी साइट्स पर आपके एड्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर अनलिमिटेड एक्सेस होता है, बहुत लोग देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रही हैं, ज़्यादा लोग उनके बारे में जान पा रहे हैं। फिर आ जाता है नए बाज़ारों तक पहुँच बनती है, ग्राहक के अनुसार विषय सामग्री, कस्टमाइज कंटेंट। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कभी कोई चीज़ आप सर्च करिए तो बाकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उन एप्लीकेशंस पर ही रिकमेंड करने लगता है आपको वो चीज़ें, या यूट्यूब पर ही आपको सर्च करिए, आप देखेंगे उसी आपके सर्च से रिलेटेड वीडियोस जो है बार बार आपको जो है रिकमेंड करता है यूट्यूब। तो कैसे करता है, तो आपकी जो भी सूचनाएं हैं जिसको कि वो अपने पास स्टोर करके रख रहा है, तो उसी के थ्रू ही आपको क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है आगे की चीज़ों को। जिस तरह के भी वीडियोज़ आप देखिए, ऐसे एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं आप, जिस सब्जेक्ट पर देख रहे हैं, तो वही आपको बार बार रिकमेंड करना शुरू कर देता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट ही होती है। फिर आ जाता है अधिक प्रभावी, मोर इंगेजिंग, ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि हम सामने से उन चीज़ों को अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं पूरा, कि क्या है क्या नहीं है, तो हमारे लिए क्या होता है, उस चीज़ को परचेस करना, खरीदना आसान हो जाता है। फिर आता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कम लागत आती है इस तरह के विज्ञापन करने में। मीडियम जो ऐसे किस मीडियम से आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लॉग भी हो सकते हैं, वीडियोज़ होती हैं, ईमेल होती है, आप लोगों के पास आती होगी ईमेल की जो यहाँ इसका यूज़ बैंक ज़्यादा करते हैं, बैंकों से बहुत ईमेल आती है कि इस तरह के क्रेडिट कार्ड की योजना चल रही है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है प्रचार में तेज़ी, आरओआई मापन, समान स्तर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिजिटल मार्केटिंग के लाभ। हानियाँ क्या होती हैं, सिक्योरिटी, जहाँ पर भी बात इंटरनेट की आती है तो वहाँ पर सबसे पहला उसका जो डिसएडवांटेज होता है वो यही हो जाता है, सिक्योरिटी, सुरक्षा का अभाव रहता है। हमको ये डर रहता है कि जो हमारी सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो लीक हो सकती है, हैक हो सकती है। फिर आ जाता है कि फीलिंग्स, कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग में, और हम स्वयं लेने कहीं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर जो सामने से हमसे पर्सनल वो बातें करते हैं, या जो व्यक्तिगत विक्रेता होता है वो हम लोगों से जिस तरह से समझता है कि हमें क्या चाहिए, बहुत से ऐसे कस्टमर्स होते हैं उन्हें सही से पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या लेना है। तो वहाँ पर क्या करता है, वो क्वेश्चंस करता है, उन क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई एक चीज़ लेने गए हैं, एक सूट लेने गए हैं, तो या 2 या 3 खरीद के भी ला सकते हैं, क्योंकि वो इतना प्रभावित करता है आपको, तो आप ज़्यादा परचेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में क्या है कि आपसे वो डायरेक्टली बात तो नहीं हो रही, आप अपना देख रहे हैं, आपका मन है, आपने खरीदा या नहीं खरीदा। ये एक डिसएडवांटेज रहता है डिजिटल मार्केटिंग का। सीमित क्षेत्र रहेगा, ज़्यादा खरीद है, नकारात्मक प्रतिक्रिया है, विशेषज्ञ की आवश्यकता है, सर्च इंजन द्वारा नियंत्रण रहता है। ये तो सारे हो जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस या फिर हानियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के व्यावसायिक मॉडल को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो हम यहाँ पर जब ई कॉमर्स के व्यावसायिक मॉडल की बात करते हैं तो इसमें जो आएंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहला मॉडल जो आ जाता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B मॉडल, कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो इस तरह का है कि आप जो सामने वाला व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, आप उसी के लिए ही वस्तुओं को, सेवाओं को बना रहे हैं, तो वो हो जाता है B2B मॉडल। फिर आ जाता है B2C मॉडल। B2C मॉडल में क्या रहेगा, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, तो आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि जो आपकी वस्तुएं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए हैं। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं कि आप साइकिल से जुड़े हुए टायर बना रहे हैं, तो साइकिल के अगर आप टायर बना रहे हैं तो आप किसको बेचेंगे, जो साइकिल बनाने वाली कंपनीज हैं उनको बेचेंगे, तो वो हो जाएगा B2B मॉडल। लेकिन जो साइकिल बन रही है कंप्लीट, जैसे हीरो कंपनी डायरेक्ट अपनी पूरी साइकिल निकाल रही है, तो वो किसके लिए बेच रही है, वो B2C मॉडल हो गया, वो बेच रही है कंज्यूमर्स को। तो अब समझ आप क्या आया, B2B
जो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस वालों को ही हम बेच रहे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, और जो हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं ऐसी वस्तु बना रहे हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करेगा, तो वो हो जाता है B2C मॉडल। उसके बाद आ जाता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या रहता है कि दो उपभोक्ता ही क्या होते हैं, आपस में वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप इसे कह सकते हैं कि एक नीलामी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि OLX वगैरह है। OLX पे क्या होता है कि बेचने वाला भी क्या है, कस्टमर है, और खरीदने वाला भी कस्टमर ही होता है, उपभोक्ता ही होता है। फिर आ जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे आप ले लीजिए ब्रांड मैनेजर, कि कोई किसी भी कंपनी का ब्रांड मैनेजर है, तो वो स्वयं भी उपभोक्ता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, लोग उसको देख करके खरीद रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं वो किसी न किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो स्वयं भी वो उपभोक्ता है, उस कंपनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस कंपनी का क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाते हैं C2B, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट आ जाएगा बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ काम हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए है। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट टू बिजनेस और सिटीजन टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या रहेगा कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, तो व्यावसायिक संगठनों से संपर्क करने के लिए इस मॉडल का यूज़ करती है। इसमें क्या रहता है, इन वेबसाइटों में नीलामी है, टेंडर है, आवेदन प्रपत्र को जमा करना, ये सब सपोर्ट करती है उसमें। फिर आता है सिटीजन टू गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर सिटीजन जो होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो गवर्नमेंट से संपर्क में सीधे आते हैं, तो वो हो जाता है C2G मॉडल। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। यहाँ पर क्या रहता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स के, जो हम लोग के निवासी होते हैं, उनका जब मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये सब बनाने के लिए जनसेवा केंद्र जो होते हैं ना, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आ जाता है बिजनेस टू एम्प्लॉय, यानी कि जो व्यवसाय है और जो उसके कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनके बीच में हो जाएगा। तो ये सारा हो जाते हैं आपके व्यावसायिक मॉडल। ई-कॉमर्स के व्यावसायिक मॉडल कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो B2B है, B2C है और C2B है। तो उसको अच्छे से समझ लिया होगा आपने। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि C2C मॉडल क्या है या B2C मॉडल क्या है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो ये हो गए आपके वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और साथ ही इनसे बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। अगर आप वो भी एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से आंसर कर पाइएगा। अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर क्या है। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि जहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार पढ़ाए थे, वहाँ पर पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जो होता है डिजिटल कंप्यूटर जो हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, या फिर आप कहें कि डेस्क कैलकुलेटर है, ये आ जाता है इसमें। नेक्स्ट आ जाएगा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो मैंने 3 प्रकार आप लोग को बताए थे। पहला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आ जाता है प्लॉटर क्या है। प्लॉटर क्या होता है कि जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो प्रिंटिंग का काम होता है, वो हो जाता है प्लॉटर, जिसमें बड़े बड़े मानचित्र बनाना है, मैप तैयार करना है, इसके लिए यूज़ किया जाता है, वो हो जाता है प्लॉटर। फिर आ जाता है लेज़र प्रिंटर की विशेषताएं बताइए। तो प्रिंटर में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में हम कलर प्रिंट भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से एक्यूरेसी के साथ हमारी चीज़ें जो होती हैं प्रिंट करके आती हैं। इसको एक्सप्लेनेशन मैंने जो है इसका जो चैप्टर पढ़ाया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें आप डिटेल में इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी क्या हो जाती है, ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती है, इसीलिए इसको फास्टेस्ट मेमोरी भी बोला जाता है, और ये CPU से सीधे ही संपर्क में रहती है। हम जो भी आदेश देते हैं या जो भी निर्देश देते हैं, वो पहले क्या होते हैं, वो CPU के माध्यम से कैश मेमोरी में ही आते हैं, और ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी क्या है। तो जहाँ पर मैंने नेटवर्किंग या इंटरनेट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है। इसमें क्या रहता है कि एक सेंट्रल हब होता है, और जो जितने भी जो स्टेशंस होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं, वो सेंट्रल हब से जुड़े रहते हैं। फिर आ जाता है EDI क्या है, इसको मैंने अभी लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। फिर आता है MIS की विशेषताएं बताइए। MIS क्या हो जाएगा, अगर इसे हिंदी में कहें तो प्रबंधन सूचना प्रणाली होती है। ये क्या हो जाती है, एक सूचना प्रणाली है जो सटीक समय पर और संरचित सूचनाओं को जनरेट करती है, जिससे कि जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और जो और उपयोगकर्ता है इसके, वो सही और ढंग से निर्णय ले सके। यानी कि वर्तमान कार्य निष्पादन की स्थिति पर पूरी तरह से क्या करती है, ये निगरानी रखती है कि निचले और मध्य स्तर के जो प्रबंधक हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उन पर आसानी से निगरानी रखी जा सके। तो प्रबंधक वर्ग जो होता है, जो सूचना प्रणाली को जिस तरह से नियंत्रित कर रहा है कि सही समय पर सही सूचनाएं पहुंच सके और आसानी से निर्णय लिए जा सके, वो हो जाता है आप लोगों का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीएम की क्या उद्देश्य है। एससीएम क्या हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। अगर हम इसे कहें तो ये आपका क्वेश्चन विस्तार से भी आ सकता है कि एससीएमएस क्या है, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इसे बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली। क्या आपने ये तो पढ़ लिया कि जो है सूचना प्रणाली क्या होती है, या आज के टाइम में ई कॉमर्स ये सबका यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सप्लाई चेन का, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आप पूरी जो है इंडिया की सिर्फ अगर हम बात करें तो इंडिया में कहीं पर भी बैठे जो है कस्टमर है, कहीं पर भी जो सेलर है, आप अपनी वस्तुओं को मंगा रहे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सप्लाई चेन है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट सही टाइम पर उपभोक्ताओं तक पहुँच जाता है। तो उसी प्रणाली को का मैनेजमेंट हो जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले तो प्लान तैयार किया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, फिर ये देखा जाता है कि क्या क्या कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी सेवाएँ लगेंगी, उसके स्रोत कहाँ से होंगे, ये सारी चीज़ें, फिर कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद उसका वितरण कैसे किया जाएगा, कैसे डिलीवरी दी जाएगी, और साथ ही उसमें से अगर कुछ भी रिटर्न हो रहा है तो क्या चीज़ें रिटर्न हो रही हैं उसको किस तरह से और हमें दोबारा से रीसेल करना है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सप्लाई चेन में ही आ जाती हैं। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सटीक मांग का अनुमान लगाना, ये कितनी भविष्य में मांग हो सकती है उसके अनुसार ही स्टॉक को रखा जाएगा, नहीं तो ज़्यादा स्टॉक अगर रखेंगे तो वेस्टेज हो जाएगी। फिर आ जाता है कि उत्पादन में सुधार के लिए सूचना प्रवाह को सुव्यवस्थित करना, कि किस तरह से जो सूचनाओं को हम व्यवस्थित करें कि उत्पादन प्रणाली में सुधार किया जा सके, यानी कि सब कुछ इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन चीज़ों की बात करते हैं तो सब कुछ डिपेंड कर जाता है सही इन्फॉर्मेशन मिलने पर। क्योंकि अगर आपने अनुमान बहुत ज़्यादा लगा लिया कि आपकी जो है सेल ज़्यादा होगी तो स्टॉक भी आप ज़्यादा रखेंगे, स्टॉक ज़्यादा रखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो पैसा होगा वो इन्वेस्ट रह जाएगा। इससे क्या रहता है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो बहुत ज़्यादा फंसी रह जाएगी, जिससे कि बिजनेस में लॉस होगा। फिर आता है ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए, तो ये हो जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो उसके उद्देश्य या फिर आवश्यकता भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स व ई बिजनेस में क्या अंतर है। डिफरेंस बताना है आपको ई कॉमर्स और ई बिजनेस में। अभी तक आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रही होगी कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस एक ही है या अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ई बिजनेस जो होता है उसमें इंटरनेट का प्रयोग करके किसी बिजनेस को चलाया जाता है, यानी कि व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। जबकि ई कॉमर्स जो होता है वहाँ पे क्या रहेगा कि हम वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं और खरीदते हैं, यानी कि क्रय विक्रय करते हैं, फंड व डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और उसमें इंटरनेट भी आता है, यानी कि ई कॉमर्स बड़ा है और ई बिजनेस क्या है, छोटा है। या इस तरह कह सकते हैं कि ई कॉमर्स का एक भाग ही है ई बिजनेस, ई कॉमर्स बड़ा है और ई बिजनेस छोटा है। यानी कि इस तरह और समझ सकते हैं इसे आप कि ई कॉमर्स के बिना ई बिजनेस नहीं चल सकता। फिर आ जाता है ई कॉमर्स में केवल वेबसाइट की आवश्यकता होती है, जबकि ई बिजनेस में वेबसाइट, सीआरएम व ईआरपी की भी आवश्यकता होती है। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस को रन करने के लिए आपको और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर आ जाता है सामान्यतः ई कॉमर्स से वाणिज्यिक लेन देनों को शामिल किया जाता है, जबकि ई बिजनेस में व्यावसायिक लेन देनों को भी शामिल किया जाता है। ई बिजनेस में क्या रहता है, वही चीज़ है कि ई बिजनेस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वाणिज्यिक जो कॉमर्शियल है सारी चीज़ें कॉमर्स में जो आ जाएंगी, फंड ट्रांसफर करना भी है, जो सूचनाएं हैं उनको भी जो है एक्सचेंज करना है, लेन देन है, खरीद बिक्री है, सब कुछ आ जाएगा। जबकि जो ई बिजनेस होता है उसमें सिर्फ व्यावसायिक लेन देन आएंगे। फिर आ जाएगा कि सामान्यतः ई कॉमर्स केवल मौद्रिक लेन देन तक सीमित है, जबकि ई बिजनेस में ऐसा नहीं है। ई बिजनेस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत से बिजनेस मॉडल आ जाते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो जाता है ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच में अंतर। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ई कॉमर्स के विकास में आने वाली चुनौतियाँ। क्योंकि आज के टाइम में बढ़ तो रहा है ई कॉमर्स, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ इसकी क्या है, बैरियर्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला है सीखने में बाधा, लर्निंग बैरियर। क्योंकि क्या होता है कि वेबसाइट के थ्रू ई कॉमर्स में सारा काम होता है, तो कैसे है, किस तरह से चलाना है, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता। तो उनका काम तो अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, बिजनेस आइडिया भी अच्छा है, लेकिन क्या है, सही प्लेटफॉर्म ना मिल पाने के कारण वो इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्केल नहीं कर पा रहे। फिर आता है बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा, ग्रोइंग कंपटीशन की। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आप देखेंगे अगर उसके ऊपर तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन कई सेलर पड़े हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस पे आप देखेंगे तो उसके प्राइसेस अलग अलग है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसमें अपने आप की पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समय, लागत तथा धैर्य की आवश्यकता है। विश्वास की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट। पहले मैंने बताया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं सामने से देख कर के चीज़ को खरीदने पर। ऑनलाइन खरीदते हैं तो हमको थोड़ा सा डर रहता है कि वो चीज़ कैसी हो, पता नहीं कहीं पैसा ना फंस जाए। हालांकि इसमें जो है बेनिफिट ये रहता है कि रिटर्न करने का ऑप्शन रहता है आप पास, लेकिन रिटर्न करने के बाद जो पैसे ट्रांसफ़र होके आते हैं तो आते उसी एप्लीकेशन पर ही हैं, तो उस एप्लीकेशन पर ही दोबारा आपको परचेस करना पड़ता है, ये थोड़ा सा रहता है इसमें। फिर आ जाता है सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन
कनेक्शन की आवश्यकता है, इंटरनेट के बिना चल ही नहीं सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो आपका सारा काम भी बंद हो जाता है। तो ये हो जाता है आप लोगों का कि ई कॉमर्स के विकास में कौन सी चुनौतियाँ या बाधाएं हैं। फिर आ जाता है विज्ञापन क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट की अगर सीधे अर्थ की बात करें तो इसका होता है टू मूव टू या फिर टू टर्न टू, मोड़ना, किसी को आकर्षित करना। जो ग्राहक होते हैं उनको अपनी वस्तु की, अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना ही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। कि किस तरह से जो व्यक्ति है या जो क्रेता है, उपभोक्ता है, वो आपकी वस्तु की तरफ आकर्षित हो और उसको खरीदे, तो वो हो जाता है विज्ञापन। माध्यम बहुत से होते हैं, बैनर हो जाता है, पॉपअप विज्ञापन है, फ्लैश है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आप जो कंप्यूटर के बेस पर, इंटरनेट के बेस से बात कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट के विज्ञापन की है उसकी बात हम कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें विज्ञापन की, तब तो जो है बहुत से हो जाते हैं। जैसे बैनर हैं, या फिर जो है आप लोग जो देखते हैं पम्फलेट्स होते हैं, या फिर दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो एडवर्टीजमेंट दिखता है, जो वस्तुएं खरीदते हैं, प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो है प्रिंट किया हुआ रहता है, तो ये सब एडवर्टीजमेंट ही हो जाता है। और अगर हम बात करें इस पर कि डिजिटल अगर हम बात करें मार्केटिंग में विज्ञापन की, फ्लोटिंग बैनर हो जाते हैं, वॉलपेपर्स होते हैं, पॉपअप विज्ञापन है, फ्लैशेज हैं, वीडियोज़ हैं, ये सारे आपके हो जाते हैं माध्यम विज्ञापन के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिजिटल उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो डिजिटल उत्पाद जो होते हैं तो उस पर आपका जो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे ई बुक है कि अगर आपको परचेस करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हार्ड कॉपी ही परचेस करें, आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पे अगर आप देखेंगे तो जैसे किंडल जो एडिशन आता है उसका, तो आप उसको परचेस करिएगा, उनकी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए, उस पर आपको वो बुक मिल जाएगी। आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं, आपको उसे हार्ड कॉपी में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही हो जाता है डिजिटल गुड्स, वही कहलाते हैं डिजिटल उत्पाद, जिनको कि आप जो है फिजिकली नहीं देते हैं, आसानी से डिजिटली बेचा जा सकता है और उसको हस्तांतरित किया जा सकता है। डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें ई बुक्स आ जाती हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, डिजिटल चित्र हैं, वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल उत्पाद में। नेक्स्ट हो जाता है एम कॉमर्स क्या है। एम कॉमर्स जिस तरह ई कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एम कॉमर्स हो जाती है मोबाइल कॉमर्स। जो मोबाइल पर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो हो जाते हैं आपके मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल के थ्रू जो बिज़नेस किया जा रहा है तो वो सब किस में आ जाएगा, एम कॉमर्स में आ जाता है। इसमें आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टिकट व बोर्डिंग पासेस ले सकते हैं, डिजिटल कंटेंट को खरीद व बिक्री कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, स्थानांतरित सेवाएं ले सकते हैं, मोबाइल मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ई भुगतान प्रणाली क्या है, ई पेमेंट सिस्टम क्या है। जब आप जो है पेपरलेस जो ट्रांजेक्शन करते हैं, इस तरह से कहीं जब आप ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं तो वही हो जाता है ई पेमेंट सिस्टम। किसके माध्यम से किया जाता है, क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इन सब माध्यमों से किया जाएगा, वो हो जाता है ई पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। इस क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है एक टेक्निक है, इसमें क्या रहता है कि जो भी जो डॉक्यूमेंट है उससे हमें उसकी पता चलता है कि वो एक्चुअल में कितना सही है, यानी कि कितना उसकी हमें जो है अथॉरिटी की पता चलता है कि कितना ऑथेंटिक है, यानी कि उस पर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती अगर वो डिजिटली सिग्नेचर्ड है। तो यहाँ पर जो सेंडर होता है उसके लिए भी ये सेफ्टी रहती है, और जो प्राप्त करने वाला है उस जो है डॉक्यूमेंट को, उस मैसेज को, और जो प्राप्त करने वाला है उस डॉक्यूमेंट को, सर्टिफिकेट को, यानी कि रिसीवर, उसकी भी ये रहता है, उसको भी सुरक्षा रहती है कि इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये जिस तरह से समझ लीजिए हाथ से सिग्नेचर करके कोई प्रपत्र को या किसी डॉक्यूमेंट को दिया जा रहा है, उसी तरह डिजिटली भी उसको जो है सिग्नेचर किया जाता है। तो ये क्या रहता है, ये टेक्निक क्या रहती है, ऑथेंटिक रहती है, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी अल्ट्रेशन करना या कोई भी जो है इसमें चेंजेस करना पॉसिबल आसानी से नहीं हो पाता। तो ये हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर। तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है जो कि इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जो आपकी पूरी बुक है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ई कॉमर्स या ई बिजनेस, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।